आपको ना एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, 2014 के आसपास की बात होगी। उस समय हम नए नए यूएस गए ही थे। तो एक दिन मैं और मेरी वाइफ मनी मेरी वाइफ के कलीग से एक रेस्टोरेंट में न्यू जर्सी में मिलने गए। अच्छा, वो बंदा मेरे ख्याल से 6-7 साल से यूएस में ही था एंड प्रेटी वेल सेटल्ड। तो हम इंडियंस का तो फेवरेट टॉपिक है वीजा, ग्रीन कार्ड, फ्यूचर प्लान्स। तो बात वहीं से शुरू हुई और घूम फिर के बात आ गई पेरेंट्स पे और बच्चों पे। बेसिकली हम ये समझना चाह रहे होंगे उससे कि हाउ डज ही मैनेज लाइफ, हाउ डज ही मैनेज दैट कॉम्प्लेक्सिटी। तो बातों बातों में ना उस बंदे ने एक ऐसी बात बोली जो पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, पर मेरे दिमाग में आज भी मुझे वर्बैटम याद है। हम दोनों आमने सामने बैठे थे, तो उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और बड़े प्यार से लेकिन बहुत ही कोल्ड वे में, कहते हैं ना जैसे, बोला, अमित भाई, अगर यूएसए में रहना है ना तो किसी एक को, अपने बच्चों के फ्यूचर को या अपने पेरेंट्स के प्रेजेंट को चूज करना ही पड़ेगा। तो आज इस बात को 12 साल हो गए फ्रेंड्स, लेकिन सच बता रहा हूँ कि मैं ये चॉइस कभी कर ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे लिए बच्चे या पेरेंट्स कोई चॉइस का मैटर कभी था ही नहीं। पर देखा जाए तो वो बंदा भी पूरी तरह गलत नहीं था। विदेश में रहकर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कम हो जाती है। आप छोटी मोटी डेली जरूरतों के लिए इंडिया हर समय तो प्रेजेंट है नहीं, और फिर दिल में कहीं ना कहीं यही फीलिंग आने लगती है कि आप ना चाहते हुए भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एनआरआई लाइफ से जुड़ी इसी कंफ्यूजन की, ऑफ चूजिंग बिटवीन बीइंग अ गुड सन और अ डॉटर और बीइंग अ गुड पेरेंट। क्योंकि सच और सॉल्यूशन शायद वो नहीं है जो आप आज तक सोचते हैं। आइए देखते हैं। चैप्टर 1, चूज और डाई। आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब भी कोई एनआरआई इंडिया विजिट पे आता है तो पड़ोसी, रिश्तेदार शुरू के 5-7 मिनट तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद जो पहला सवाल उनके दिमाग में या उनकी जुबान पे होता है वो है, और भाई 5-6 साल हो गए बाहर, कब वापस आ रहे हो? मम्मी पापा अकेले हैं, उनको भी जरूरत है तुम्हारी। अब लेना एक ना देना दो। किसी को कोई जेन्युइन चिंता भले ना ही हो, पर आपको गिल्टी जरूर फील करा देना है कि तुम अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करते हो क्योंकि तुम बाहर रहते हो। लेकिन अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो सब ठीक भी था। अगर आप उन्हीं रिश्तेदारों से 15-20 मैक्सिमम आधा घंटा और बात कर लीजिए और पूछिए कि आपके बच्चों का क्या चल रहा है, तो पता है वो बड़े गर्व से यही बोलेंगे कि बेटा हम तो बस तैयारी कर रहे हैं इसको बाहर भेजने की। क्या मजाक की बात है। एक तरफ आप मुझे बता रहे हैं कि तुम कब आ रहे हो, दूसरी तरफ अपने ही बच्चों को बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक आयरनी है। और आयरनी भी मैं एक सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ, कहना तो शायद मैं कुछ और ही चाहता हूँ। हमारी सोसाइटी ना 4-5 साल बाद एनआरआईज को बाहर रहने के बाद एक फ्री का सोशल तमगा पकड़ाते कि वो है, इनकी तो लाइफ बढ़िया चल रही है बाहर, अब माँ बाप के लिए कौन ही वापस आता है। और बार बार ना यही बात सुन के, खुद से बेस्ट कोशिश करने के बाद भी कहीं ना कहीं हम यही मानने लगते हैं बाहर रहने का मतलब है दैट वी आर चूजिंग आवर किड्स ओवर आवर पेरेंट्स। लेकिन ना तो मैं उस रिलेटिव की कही बात को और ना ही हमारी इस सोच को सही मानता हूँ। पर दूरी तो है, पेरेंट्स की बढ़ती उम्र में पास ना होने का गिल्ट वो भी रियल है। तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दैट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस? आइए बताता हूँ। चैप्टर 2, द ट्रूथ। जब मैं यूएसए में था फ्रेंड्स, तो मैंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बहुत बार डिटेल में बात की, उनकी सोच के बारे में, बाकी रिश्तेदारों के बारे में और हमारी फैमिली डायनामिक्स के बारे में। तो पता है मेरे पापा क्या कहते थे, और बात देखिएगा कितनी सही भी है। वो कहते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कहाँ रहता है, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तू जहाँ रहे खुश रहे। लेकिन जिस दिन मेरी बर्थडे पे सबसे पहला फोन अमित तेरा नहीं आया ना, तो उसी दिन गाली खाए। और ये है इस सच्चाई का पॉइंट नंबर 1, पास रहना वर्सेस पास होना। आपने खुद देखा होगा, कुछ एनआरआईज को 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं वापस इंडिया आए। कभी वीजा का चक्कर है, कभी जॉब का इशू है, कभी बच्चों का, कभी कुछ। लेकिन एक्चुअल में फैक्ट ये है, अगर 5-6 साल से ज्यादा हो गए हैं ऑफ यू गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू इंडिया, देन यू हैव क्लियरली मेड योर चॉइस। लेकिन आज का क्वेश्चन यही है कि क्या ये चॉइस का मैटर है भी? देखिए, चॉइस का मैटर ना ये तब होता जब दोनों पेरेंट्स और बच्चे आपसे सेम ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते और हमारे पास देने के लिए होती वो बस एक। और आप कहेंगे सेम ही तो है, दोनों ही हमारा साथ ही तो चाहते हैं। सेम नहीं है। बच्चे चाहते हैं हमसे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं इमोशनल प्रॉक्सिमिटी।
उनके लिए आपके पास रहने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका उनके पास होना। और ये कहते हुए मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट जरूरत पड़ने पर मैं यहाँ था और उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की जरूरत लाइफ में पड़ती है 2 या 3 बार, और मैं तो कहता हूँ भगवान करे जिंदगी में कभी पड़े ही ना तो ही बेटर है। लेकिन इमोशनल कनेक्टिविटी, इमोशनल प्रॉक्सिमिटी की जरूरत पड़ती है रोज, और अक्सर एज एनआरआईज हम इसी बैलेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है हम पास रहते नहीं हैं तो हम इमोशनली कनेक्टेड भी नहीं रह सकते। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर ये सच होता ना फ्रेंड्स, तो जो फैमिलीज इंडिया में रहती हैं उनको तो एकदम सॉलिड होना चाहिए। पर मैं भी और आप भी ये अच्छे से जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं। इसीलिए फिजिकल डिस्टेंस इतना मैटर नहीं करता जितना हम उसे सोचते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्लोज द गैप। इस पॉइंट पे ना मुझे एक फोन कॉल याद आता है, शायद पिछले साल की बात होगी। मैं एक लेडी से बात कर रहा था जिनके बच्चे उनको अपने साथ कनाडा ले जाना चाहते थे। उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे तो उनकी मदर अकेली थी। फोन उन्होंने मुझे इसलिए किया था क्योंकि वो एक्चुअल में जाना नहीं चाहती थी और वो ये समझना चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को क्या बोलूं कि वो मुझे अपने साथ ना ले जाए। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि अब आपके हस्बैंड नहीं है, आप अकेली हैं, वहाँ पे आपकी पूरी फैमिली है, आपके बेटा और बहू तो हुए ही और साथ में ग्रैंड चिल्ड्रन भी, तो फिर आप क्यों नहीं जाना चाहते? जहाँ तक मन लगने के बाद वो धीरे धीरे लग जाएगा। वो बोली अमित यही पॉइंट है, आप जो कह रहे हो ना कि ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन ना के बराबर है, उनकी अपनी लाइफ है, मैं और वो आपस में बात नहीं करते हैं। तो वो और एग्जांपल दे रही थी कि वो 1 हफ्ते के लिए जाती भी हैं तो बच्चों का वही सेट फिक्स टाइम है 8 साढ़े 8 बजे सो जाने का। तो कोई इमोशनल बॉन्ड या इमोशनल कनेक्टिविटी विद देयर दादी है ही नहीं, तो वो किस लिए जाएं? उनका मानना था कि वो जैसी हैं इंडिया में सुखी हैं। तो बात खैर उसके बाद कुछ और भी हुई एंड दैट आई वुड नॉट लाइक टू रिवील। बट इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन और एक्सपीरियंस से मुझे एक बात जो गहराई से समझ आई ना, वो ये थी कि उनके लिए अपने बच्चों के साथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट था अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना तो ज्यादातर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमारे से ज्यादा हमारे बच्चों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। मेरे ही घर में देख लीजिए, आप अपने ही घर में देख लीजिए, मोस्ट लाइकली दिस इज द केस एवरीवेयर। पर अगर उस लेडी की बात दोबारा करूं तो जरा गहराई से सोचिए कि इसमें जो उनके साथ हुआ उसमें एक्चुअली हु क्रिएटेड दिस गैप? फ्रेंड्स, अगर बाहर रह के हम अपने पेरेंट्स को अपने पास बुला रहे हैं ना, तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है दैट दे आर फेल्ट एट होम। बच्चों को ये बात समझ नहीं आएगी, पेरेंट्स को भी ये बात समझ नहीं आएगी, समझना हमको है कि ये गैप कैसे कम हो। एंड देखिए, गैप इंडिया में रहते हुए ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स में और फॉरेन में अगर ग्रैंड चिल्ड्रन और इंडिया में ग्रैंड पेरेंट्स, ये गैप ज्यादा है। कल्चर का, एक्सेंट का, सबसे पहली बात तो प्रॉक्सिमिटी का ही। सिर्फ छुट्टियों में अगर वो आ रहे हैं तो बच्चों के लिए कोई इमोशनल प्रॉक्सिमिटी 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 2 महीने में भी बनना ना के बराबर है। उनको लगेगा हाँ मम्मी पापा के मम्मी पापा हैं, दे विल नेवर एक्सेप्ट देम एज देयर ओन ग्रैंड पेरेंट्स। इसीलिए इस गैप को क्लोज करने की जरूरत है, और एक बार वो कर लिया तो आइए देखिए क्या होता है। पॉइंट नंबर 3, इट्स नॉट अ चॉइस। हमारे पेरेंट्स के लिए हम प्रायोरिटी 1 थे और हमारे लिए हमारे बच्चे प्रायोरिटी 1 है, और ये बात बिल्कुल सही है। इसमें कोई गिल्ट, कोई गलती का एहसास कभी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन P1 रूल ये कभी नहीं कहता कि आपके लिए P2 या P3 या P4 कभी कोई मायने ही नहीं रखेंगे। इसलिए एक चीज जो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की है, जो एनआरआईज इस बैलेंस को सक्सेसफुली नेविगेट करते हैं ना, वो एक काम जरूर करते हैं, वो अपने बच्चों को इंडिया से, और इंडिया यहाँ मतलब एक कंट्री नहीं, अपनी रूट से कनेक्टेड रखते हैं। दादी के हाथ का खाना, उनसे बातचीत, नानी की कहानियां, कजिन्स के साथ छुट्टियां, फैमिली के रिचुअल्स, फेस्टिवल्स जैसे वो इंडिया में मनाते थे, वही सब चीजें करना। इनफैक्ट आपने देखा ही होगा दैट यूएस में तो बहुत सारी, हर सिटी में आपको छोटी छोटी कम्युनिटीज मिल जाएंगी जहां लोग अपने जहाँ पे जाने का मेन पर्पस ही यही होता है कि अपनी रूट से कनेक्टेड। इनफैक्ट जहाँ हम पहले वेन न्यू जर्सी में रहते थे, वहाँ पे स्कूल में तो हिंदी क्लासेस भी होती थी एक पर्टिकुलर जगह पे, कोई एक पर्टिकुलर टेम्पल था शायद। और सच ये है फ्रेंड्स कि अगर आपने एक बार ये कनेक्शन मैनेज कर लिया ना, एक बार बच्चों को वैल्यू सिस्टम सिखा दिया और एक बार अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की शुरुआत कर दी, तो ये गुड सन या गुड फादर की डिबेट ही
आपको मीनिंगलेस लगने लगी। प्रॉब्लम मेनली यहीं पर है कि हम दोनों एंड्स को अलग अलग देख रहे हैं क्योंकि वो फिजिकली दूर है। जबकि अगर आप इन दोनों एंड्स को बस एक बार कनेक्ट कर देंगे ना, तो आपको कभी लाइफ में चूज करने वाली बात नहीं आएगी। सोच के देखिए ना, ये बात इंडिया में रहते हुए बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में क्यों नहीं आती कि आपको चूज करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे उन दोनों एंड्स का एक कनेक्शन बना हुआ है। वो एक दूसरे को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी और अपने रोल भी, एंड बाय द वे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन भी और बच्चे भी। तो एज पेरेंट मेरा काम इंडिया में भी और यूएस में भी बस इतना सा ही था कि मैं इस कनेक्शन को बना के रखूं। इसीलिए मेरे फ्रेंड की उस रेस्टोरेंट में कही हुई बात से मैं कभी अग्री नहीं कर पाया, क्योंकि ये चॉइस का मैटर है ही नहीं। ना मैं अपने पेरेंट्स को चूज कर सकता हूँ, ना ही अपने बच्चों को, और ना ही एक को चूज करके मेरा पर्पस भी सॉल्व होता है। तो अगर आपके मन में कभी भी ये ख्याल आए, बीइंग एन एनआरआई आई कैन ईदर बी अ गुड फादर और a good son or a daughter, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये चॉइस का सवाल है ही नहीं, बिकॉज बच्चे और पेरेंट्स आपके लिए दोनों एक ही। सोचिएगा जरूर। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आज का वीडियो आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे पाया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिए। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू एनआरआई लाइफ, ताकि लाइफ से जुड़ी इन जरूरी कॉन्वर्सेशंस को हम यूं ही आगे बढ़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।